अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यन का खून गुस्से से खौल रहा था। उसने जब से जयंत और भूषण को अपने बारे में बोलते हुए सुना था, तब से वो शांत नहीं बैठ पा रहा था। वो वंदिता से इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उससे मिलते ही उसके दिल में अजीब से भाव उठ रहे थे। लेकिन अब जब बात उसकी ताकत और इज्जत पर बनाई थी, तो वो शांत नहीं बैठने वाला था। इसलिए उसने समय नहीं गंवाया और तुरंत शीतलपुर जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह सुबह वो बिना किसी को बताए शीतलपुर के लिए निकल गया। मगर उसका शीतलपुर में घुस पाना इतना आसान नहीं होने वाला था। जब से उसने वंदिता को अगवा करने की कोशिश की थी, शीतलपुर की सुरक्षा और भी बढ़ गई थी। मगर सबसे ज्यादा मुश्किल शीतलपुर की सीमा पार करना नहीं होने वाला था, बल्कि राजमहल में राजकुमारी वंदिता तक पहुंचना आर्यन के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाला था। मगर आज तक आर्यन को कोई भी मुश्किल नहीं रोक पाई थी, इसलिए उसने तुरंत अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा ली। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, आर्यन शीतलपुर की सीमा पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे सैनिकों ने रोक लिया और उससे उसका चेहरा दिखाने को कहा। आर्यन जानता था कि यह दिक्कत आने वाली है। उसने बिना किसी झिझक के अपना चेहरा खोला और सामने खड़े सैनिकों को दिखाया। उसे देखते ही उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने आर्यन का असली चेहरा नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान का चेहरा था जो कि बहुत बुरी तरह से आग में झुलस चुका हो। आर्यन जानता था कि उसको ये दिक्कत आएगी, इसलिए उसने पहले ही अपने चेहरे को छुपाने का तरीका ढूंढ लिया था। सीमा पर खड़ा एक सिपाही बोला, शीतलपुर में आने की तुम्हारी वजह क्या है? हम ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को हमारे राज्य में प्रवेश नहीं लेने देंगे। तब आर्यन ने सिपाहियों को तुरंत उसकी फलों की टोकरियों की तरफ इशारा किया और बोला, मैं पड़ोसी राज्य से राजा भीमसेन के लिए ताजे फल लाया हूं। वो सभी उसकी टोकरियों की तलाशी करने लगे। जब उन्होंने देखा कि उसकी टोकरी में सच में फलों के अलावा कुछ नहीं था, वो कुछ पल हिचकिचाए फिर बोले, जाओ अंदर जाओ, मगर शाम होने से पहले वापस आ जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घोड़े के साथ अंदर शहर में चला गया। मगर उसकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई थी। वो सीधा राजमहल पहुंचा। राजमहल के बाहर सुरक्षा दुगनी हो चुकी थी। आर्यन समझ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, मगर अब क्या कर सकते थे। इसलिए उसने गहरी सांस ली और राजमहल के बाहर अपनी फल की टोकरी लेकर बोला, मैं राजा भीमसेन के लिए पड़ोसी राज्य से बहुत अच्छे फल लाया हूं। मैं उन्हें ये खुद देना चाहता हूं। बाहर मौजूद सिपाहियों ने तुरंत आर्यन को अपने कब्जे में ले लिया। आर्यन जानता था कि वो इस वक्त अपने चेहरे पर घबराहट नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, राजा भीमसेन ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करने यहाँ आया हूँ, मुझे रोकिए मत। लेकिन सिपाही उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे पकड़कर बाहर निकालना शुरू कर दिया था। आर्यन के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और चाकू निकालने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक आवाज आई। ये क्या चल रहा है? आर्यन उस आवाज को बहुत अच्छे से जानता था। जब उसने मुड़कर देखा तो राजकुमारी वंदिता उसी की तरफ बढ़ रही थी। राजकुमारी वंदिता को देखते ही आर्यन के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने तुरंत अपना चाकू छोड़ दिया। वंदिता अपने सैनिकों के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उनमें से एक सैनिक आगे आया और सिर झुकाते हुए बोला, राजकुमारी, ये आदमी पड़ोसी शहर से आया है। इसका कहना है कि राजा भीमसेन ने इसकी जान बचाई थी और इसलिए वो उनके लिए ताजे फल लेकर आया है। वंदिता ने एक नजर आर्यन की तरफ डाली। आर्यन की सांस एक पल के लिए थम गई। उसे लग रहा था कि शायद राजकुमारी वंदिता उसे पहचान जाएगी। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज सुनाई दी, अरे वंदिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। हमारे अभ्यास का समय हो गया है। आर्यन की नजर पीछे से आ रहे हर्षवर्धन की तरफ पड़ी। उसे देखते ही आर्यन का खून खौल उठा। वो आगे बढ़कर हर्षवर्धन को वहीं मार गिराना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि कैसे हर्षवर्धन ने आगे आकर वंदिता का हाथ थाम लिया था
और उसे वहां से ले जाने लगा। वहां से जाने से पहले राजकुमारी वंदिता एक बार फिर से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, मैं तुम्हें अपने पिताजी का शुक्रिया अदा करने से नहीं रोकूंगी, इसे अंदर जाने दो। उसने वहां मौजूद सैनिकों से कहा और वहां से चली गई। आर्यन की नजर अभी भी राजकुमारी वंदिता के हाथ पर थी, जो हर्षवर्धन ने कसकर पकड़ा हुआ था। तभी पीछे से सैनिक ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और महाराज को यह फल दे दो। आर्यन ने अपनी फल की टोकरी उठाई और राजमहल में अंदर जाने लगा। उसके पीछे 2 सिपाही भी थे। जैसे ही वो तीनों एक सुनसान हिस्से में पहुंचे, आर्यन ने समय बर्बाद नहीं किया और एक एक करके दोनों को ही बेहोश कर दिया। उसने तुरंत हाथ में ली हुई टोकरी नीचे जमीन पर रखी और राजकुमारी वंदिता को ढूंढने के लिए निकल गया। छुपते छुपाते वो एक मैदान में पहुंचा। वहां पहुंचते ही एक बार फिर से उसका खून खौल उठा, क्योंकि हर्षवर्धन राजकुमारी वंदिता को धनुष बाण सिखा रहा था। राजकुमारी वंदिता धनुष की प्रत्यंचा पर बाण को पकड़े हुए थी। उसके पीछे खड़ा हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़कर बाण को पीछे खींच रहा था। आर्यन जानता था कि वो यहाँ पर राजकुमारी वंदिता का खेल खत्म करने आया है, मगर अंदर ही अंदर वो जलन की आग में जल रहा था। वो जानता था कि जब तक हर्षवर्धन राजकुमारी वंदिता के साथ है, तब तक वो उससे कोई भी बात नहीं कर सकता। इसलिए उसने राजकुमारी वंदिता के कमरे में जाकर उसका इंतजार करना सही समझा। कुछ ही देर में शाम से रात हो गई, मगर राजकुमारी वंदिता अभी भी अपने कमरे में नहीं आई थी। आर्यन उसके कमरे में एक पर्दे के पीछे छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। अचानक से उसे वंदिता के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आर्यन पूरी तरह चौकन्ना हो गया और बाहर निकलकर राजकुमारी वंदिता से बात करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसने देखा कि कैसे राजकुमारी वंदिता के कमरे में वो नहीं बल्कि हर्षवर्धन आया था। हर्षवर्धन ने यहां वहां देखकर तुरंत राजकुमारी वंदिता के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी ये हरकत देखकर आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। आखिर हर्षवर्धन वंदिता से छुपकर उस कमरे में क्या कर रहा था? उस सवाल का जवाब आर्यन को जल्दी मिल गया, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और उस पुड़िया को खोलकर उसका पाउडर टेबल पर रखे पानी के ग्लास में मिला दिया। ग्लास में वो पाउडर मिलाते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और आर्यन ने हर्षवर्धन को कहते हुए सुना, अब बस तुम इसे जल्दी से पी लो ताकि मेरा काम चुटकियों में मुमकिन हो जाए। अब आर्यन अपने आप को नहीं रोक पाया। वो तुरंत पर्दे के पीछे से बाहर आया। उसे देखकर हर्षवर्धन चौंक गया और घबराते हुए बोला, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? आर्यन हर्षवर्धन की तरफ किसी भूखे शेर की तरह बढ़ रहा था। उसने तुरंत अपने चेहरे से जलने के निशान को अलग करना शुरू कर दिया। जैसे ही कुछ देर में हर्षवर्धन को आर्यन का चेहरा दिखा, वो भौंचक्का रह गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम तो आर्यन हो ना, मगर तुम जिंदा कैसे हो और यहां क्या कर रहे हो? तब आर्यन ने हर्षवर्धन की तरफ एक शैतानी मुस्कान से देखते हुए कहा, क्या हुआ, डर गए? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आखिर तुम अकेले में राजकुमारी वंदिता के कमरे में आकर उसके पानी के ग्लास में क्या मिला रहे थे? उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन और भी चौंक गया। उसने पानी के ग्लास को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा था। वैसे भी मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि डर तो तुम्हें लगना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी आखिरी रात होगी। तुमने राजमहल में कदम रखकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मगर आर्यन के चेहरे पर उसकी चुनौती सुनने के बाद भी कोई शिकन नहीं आई थी। उसने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और हर्षवर्धन पर वार कर दिया। हर्षवर्धन इस वार के लिए तैयार नहीं था, मगर वो समय रहते ही झुक गया, जिसके कारण वो चाकू उसके गाल को छूकर निकल गया। अगले ही पल उसके गाल से खून बहने लगा। हर्षवर्धन ने अपने गाल को छुआ और बहते हुए खून को देखकर वो गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर वार करो? उसने अपनी कमर पर बंधी तलवार निकाली और आर्यन की तरफ वार करने के लिए बढ़ा। कुछ ही देर में राजकुमारी वंदिता का कमरा पूरी तरह से बिखर चुका था। अब वो एक रणभूमि में बदल चुका था।
इतनी आवाज सुनकर राजकुमारी वंदिता तुरंत अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से आर्यन को दोबारा मिलेगी। उसने देखा कि कैसे हर्षवर्धन अपनी तलवार से आर्यन को चोट पहुंचाने ही वाला था। भले ही उसके मन में आर्यन के लिए बहुत गुस्सा भरा था, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने उसे घायल होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वो चिल्लाते हुए बोली, हर्षवर्धन रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? वंदिता की आवाज सुनकर हर्षवर्धन तुरंत रुक गया और उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, तुम मुझे रुकने के लिए क्यों कह रही हो? तुम्हारा आरोपी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, मैं इसी वक्त इसकी जान ले लूंगा। तभी राजकुमारी वंदिता आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर हर्षवर्धन और भी चौंक गया। वो बोली, ये मेरा आदेश है, इसी वक्त तलवार नीचे कर दो। राजकुमारी वंदिता को अपने कानों में आर्यन की सांसें सुनाई दे रही थी। वो आर्यन के सीने से लिपटकर रोना चाहती थी, मगर ऐसा होने वाला नहीं था। इसलिए उसने अपने आप को संभाला और एक दृढ़ भाव के साथ हर्षवर्धन की तरफ देखने लगी। हर्षवर्धन जानता था कि उसे राजकुमारी वंदिता की बात माननी होगी, इसलिए अगले ही पल उसने अपनी तलवार नीचे रख ली। मगर तभी पीछे से आर्यन बोला, क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करके दिखाओ। ऐसे पीठ पीछे से न जाने कितने लोग चाकू घोंप सकते हैं। उसकी बात सुनकर वंदिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की? इसी वक्त इस महल से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हर्षवर्धन पीछे से चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? इसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हो? ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मगर वंदिता ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी नजर सिर्फ आर्यन पर थी। आर्यन ने तुरंत वंदिता की तरफ देखा और बोला, तुम इस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? तुम जानते भी हो कि ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हर्षवर्धन की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानता था कि उसका सच सामने आने वाला है, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए बोला, मैं इस कमरे में क्या कर रहा था? मैंने तो तुम्हें यहाँ चुपके से आते हुए देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए अंदर आ गया। सवाल यह है कि तुम इस कमरे में क्या कर रहे थे? तब आर्यन गुस्से से लाल होते हुए चिल्लाया, ये सब झूठ बोल रहा है। मैंने इसे तुम्हारे कमरे में आते हुए देखा, और इतना ही नहीं, इसने तुम्हें जहर देने की भी कोशिश की है। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो वो देखो, पीछे रखा हुआ पानी का ग्लास, इसी में जहर मिला हुआ है। वंदिता ने पीछे मुड़कर देखा तो कांच का ग्लास पानी से भरा हुआ पाया। उसने हर्षवर्धन की तरफ शक भरी नजरों से देखा। तब हर्षवर्धन उसके सामने आया और वंदिता का हाथ थामते हुए बोला, तुम्हें सच में इस डाकू की बात पर विश्वास है? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हें इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे पानी में कुछ नहीं मिलाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वंदिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसकी बात सुने। तब आर्यन आगे आया और बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्यों ना तुम इसी वक्त ग्लास के पानी को पीकर सच्चाई सामने ले आओ। उसकी बात सुनकर वंदिता भी हर्षवर्धन को शक की नजर से देखने लगी। हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हर्षवर्धन जानता था कि अगर उसने अपनी सच्चाई का प्रमाण नहीं दिया तो इसी वक्त उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने तुरंत आगे बढ़कर कांपते हुए हाथों से पानी का ग्लास उठाया और अगले ही पल उसे पी गया। क्या होगा आगे? क्या हर्षवर्धन का खेल खत्म हो चुका था? क्या आर्यन ने वंदिता के लिए अपने प्यार को पहचान लिया था? क्या हो रहा था सिद्धांत के साथ? क्या वो आर्यन और वंदिता को एक करने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।